ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। अब पहले तो ये जान लीजिए कि जो हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है वो होता कहाँ कहाँ है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी खगोलीय पिंड हैं वो सब एक दूसरे से किस फोर्स के तहत जुड़े हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के थ्रू। मतलब जो सूरज के चक्कर धरती या बाकी ग्रह लगा रहे हैं, जो सौर मंडल है, जो आकाश गंगाएं हैं, वो सब किसके तहत काम कर रही हैं? किसके तहत एक दूसरे से बंधी हुई है, एक दूसरे के चक्कर लगा रही हैं? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, जैसे पूर्णिमा की रात में, या जब पूर्णिमा की रात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस समय जो मून होता है वो काफी क्या होता है, नजदीक होता है अर्थ के, तो उसका हल्की सी उसकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या करने लगती है? उथले हुए समुद्र पर काम करने लगती है। तो क्या होता है? पानी उछलता है, उसको ज्वार भाटा बोलने लगते हैं। तो ये सब का जो टाइड्स का, इन सब का जो रीजन है हाई टाइड्स वगैरह का, वो क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण ही है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जैसे कोई वस्तु धरती पे गिरती है, अच्छा ये प्रश्न बार बार आता है कि एप्पल ही धरती पर क्यों गिरा, धरती क्यों नहीं गिरी? तो हमने एक लॉ पढ़ा था, जिसको हमने कब पढ़ा था? ये लॉ न्यूटन के दूसरा जो नियम था मोशन का, F = m/a, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ से देखिए कि जो फोर्स है ये किसके बराबर है? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक और चीज देखिए कि मास बराबर हम F/a लिख सकते हैं। तो जिस चीज का मास कैसा है? बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मास है, जैसे हमारी पृथ्वी, तो वो एक्सेलरेट मतलब उसमें त्वरण, उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में बदलाव की दर, वो कैसा होगा? बहुत कम होगा। तो जो एप्पल है और जो अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। तो एप्पल और अर्थ में अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि अर्थ इसकी ओर एक्सेलरेट या त्वरित कैसी हो रही है? बहुत कम, नाम मात्र की हो रही है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच ये रिलेशन है। तो ये जो फोर्स है ये कैसा लगता है? एप्पल की तरफ से कम लग पाता है और धरती की तरफ से ज्यादा लगता है, तो एप्पल धरती पे गिर जाता है। ये तो कारण पता चल गया अपन को। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर क्या होता है? ये सरफेस है अर्थ का, इस पर फ्रीली फॉल करता है। फ्रीली फॉल मतलब विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस, तो रहेगा ही रहेगा। जब ये कैसा है? इस पर गिरता है, तो इसकी वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है। भाई यहाँ से गिर रहा है तो कुछ ना कुछ गति से तो गिर ही रहा है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेग से तो वो गिर ही रहा है। अब उस वेलोसिटी, उस वेग में परिवर्तन आएगा समय के साथ, तो वो परिवर्तन क्या होता है आपका? उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेलोसिटी में परिवर्तन आना, वेग में परिवर्तन आना क्या होता है? त्वरण होता है, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। द रेट चेंज इन वेलोसिटी v/c, ठीक है। तो यही त्वरण जब धरती के कारण उत्पन्न होता है, धरती की तरफ कोई वस्तु गिर रही है, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है, तो तब उसके वेग में जो बदलाव आता है, तब जो त्वरण होता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसकी हम क्या निकाल सकते हैं? वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? F बराबर हमने इतना तो पढ़ ही लिया था, G/m/r²। अब F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने F बराबर क्या देखा? m/a, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, m/a। अब इस m/a जो a है इसकी जगह पे हम g रखना है, तो m/g बराबर G/m/r²। इस m से ये m कट जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ गई? G = G/m/r²। ये g क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और
m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, इसकी भी हमें वैल्यू पता है, अर्थ का वजन हमें पता है। रेडियस क्या है, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस, अर्थ के केंद्र से अर्थ की सतह तक का जो त्रिज्या है, जो दूरी है, वो रेडियस है। तो यहाँ से g की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये g की वैल्यू कितनी आएगी, तो g की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैपिटल G की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मतलब इस वाले G की वैल्यू याद होनी चाहिए, इस G की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सो ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं। स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण की क्या वैल्यू होती है, कैपिटल G यानी कि आपकी ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू, और अर्थ का मास जो कि है 6 × 10⁻24। ये तीनों वैल्यू आपको याद करके रखनी है एग्जाम पर्पज के लिए। फैक्चुअल चीज है, आप चाहें तो उसको प्रूव कर सकते हैं, बट नो नीड टू प्रूव इन दिस एग्जाम। आपको फिलहाल इस वाले एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यहाँ पे प्रूफ की तो ज़रूरत नहीं है। फैक्चुअल याद रखिए कि जो अर्थ है हमारी, जो धरती है ना, पृथ्वी की तुलना में जो मून है, यानी कि कौन, चंद्रमा, उस पर कितना, धरती जितना गुरुत्वाकर्षण बल हम पर लगाती है, ठीक है, उसका 1/6, उसका कितना 1/6 ही लगा पाता है चंद्रमा। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा का वजन क्या है, धरती की तुलना में कम है, इसलिए चंद्रमा कितना लगा पाता है, 1/6। तो फैक्चुअल चीज क्या है कि 1/6 बल धरती की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। और दूसरी चीज, अगर हम मास और वेट की बात करें, जैसे हमारा किसी के द्रव्यमान की बात करें, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, मास और वेट की, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मास और वेट की। इसको बोलते हैं क्या, द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं भार। तो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग हैं। क्या है, मास क्या है, जो तो आपकी पदार्थ की जो मात्रा है, ठीक है, पदार्थ की जो मात्रा है एग्जैक्ट, वो क्या है आपका द्रव्यमान है, जो पदार्थ की मात्रा है। हर चीज का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा, उसका मास तो होगा, तो वो क्या है आपका मास हो गया। लेकिन भार क्या है, ये एक तरह का बल है। ये W से क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं, और क्या है, ये एक तरह का बल है। कैसा बल है, अब बल है तो बल को क्या बोलते हैं, फोर्स, है ना। यूनिट इसकी क्या आएगी, न्यूटन आएगी, न्यूटन से ही डिनोट करते हैं फोर्स को। और इसकी यूनिट क्या आएगी, केजी आएगी। तो ये एक तरह का बल है। कौन सा बल है, जैसे धरती का सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। तो अर्थ क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगा रही है, ठीक है, बल लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो हमने फोर्स की परिभाषा क्या पढ़ी है, m × a, परिभाषा क्या पढ़ी है, m × a। अब a की जगह हमें क्या रखना है, g रखना है। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, m × g, जो गुरुत्वीय त्वरण हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये m × g हो गया। तो ये m × g क्या है, ये w है। मतलब यह एक तरह का बल है जो धरती द्वारा वस्तु के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। अब ये एक तरह का बल है, इसलिए W बराबर क्या होता है, m × g, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये तो मास है ही, ये तो सिर्फ मास है ही। तो ये जो मास है, चाहे ये आप अर्थ पर लें, चाहे मून पर लें, चाहे आप अंतरिक्ष में, स्पेस में लें, सब जगह एक जैसा आएगा। लेकिन यही वेट की अगर बात करें, भार की बात करें, तो अर्थ पर अलग होगा, मून पर अलग होगा, स्पेस में अलग होगा। अब अर्थ और मून पर कैसा होगा ये वेट, जैसे अर्थ पर किसी का वजन कितना है, 120 किलो है, ठीक है, अर्थ पर 120 किलो है, तो मून पर कितना होगा, इसका बटा 6, क्योंकि हमने पढ़ ही लिया है कि 1/6 गुरुत्वीय बल जो है उसका लगता है। तो 20 किलो ही आएगा, वहां पे क्या आएगा, वेट, वहां पे कितना आएगा, 20 kg आएगा, 20 न्यूटन आएगा वेट।
तो अलग अलग होगा, धरती पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा, स्पेस पर अलग होगा। जिन जिन खगोलीय पिंडों में गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं सब जगह क्या होगा, वेट अलग आएगा और मास अलग आएगा। पर चूंकि हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं, तो अधिकतर आपने सुना होगा बेइंग मशीन खरीद लो, ये सुना होगा ना, बेइंग मशीन ले लो। तो उसको हम क्यों बोल देते हैं बेइंग मशीन, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना उसके हम सरफेस पे ही है, सभी जगह जी की वैल्यू कैसी है, एक जैसी है, कांस्टेंट है। तो अभी जब W इज इक्वल टू एम इंटू जी है और जी कैसा है, कांस्टेंट है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। तो हम बोल सकते हैं आराम से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। हम आराम से इसको वेट बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रेशर की, जिसको क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है, दाब या दबाव। तो प्रेशर क्या है, जैसे प्रेशर एक तरह का क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है। मतलब बल जो है, बल किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, और कैसे बोलेंगे इसको, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगने वाला फोर्स। अब इसको एग्जांपल से आप समझिए, जो कील होती है, नेल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कील होती है, वो कैसी बनाई जाती है, पॉइंटेड बनाई जाती है। तो जैसे ही उस कील को जो है हमने यहाँ से एक हैमर लिया, ये हमारा हथौड़ा है, इस कील को ऐसे ठोका दीवार में, तो ये क्या हो गई, दीवार में अंदर चली गई। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो ट्रक है, ठीक है, उसके टायर कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, और हमारी मोटरसाइकिल के टायर कैसे होते हैं, सकरे होते हैं। ऐसे जो घर बनाए जाते हैं उनकी जो फाउंडेशन होती है, जो बिल्डिंग्स की फाउंडेशन होती है, वो कैसी होती है, नींव कैसी होती है, बहुत चौड़ी होती है। तो होता क्या है, अब जैसे ये कील की बात करें, या हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से हम किसी रेत के सरफेस पे खड़े हो जाएं, रेत डली हुई है जहां, वहां खड़े हो जाएं, तो हमारे पैर क्या होंगे, धंसने लगेंगे। लेकिन वहीं हम लेट जाएं उस पर, तो हम क्या है, उतनी धसाहट महसूस नहीं करेंगे जितनी हमारे पैर धस रहे थे। अब हम कम धसेंगे उस रेत में। तो होता क्या है, तो हम जो है कम धसेंगे उस रेत में। तो होता क्या है कि जो बल है, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लग रहा है, जैसे पहले हम जब खड़े हुए थे तो उस रेत में हम पूरी तरीके से धस रहे थे, है ना, मतलब हम धस रहे थे, हमारे पैर धस रहे थे, क्योंकि हमारे पूरे शरीर द्वारा जो है ना, जो शरीर का पूरा फोर्स है, जो जमीन हमें खींच रही थी, वो पैर कितने, हमारे एरिया कैसा था पैरों का, कम था, तो वो फोर्स कैसा था, वहां पे फोर्स उतने एरिया से जमीन में लग रहा था, जमीन उतने एरिया से उस फोर्स में एक्ट कर रही थी। लेकिन वहीं जब हम उस सरफेस पर लेट गए तो एरिया कैसा हो गया, हमारा बढ़ गया। अभी सिर्फ पैरों तक सीमित था, अब एरिया कैसा हो गया, पूरा बढ़ गया। तो जमीन अब जो फोर्स लगा रही है वो कैसा हो रही है, एज कंपेयर टू पहले की तुलना में अब कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो प्रेशर क्या है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में लगने वाला फोर्स, जैसे इसमें लगने वाला बल जो है वो क्या है, प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। जैसे ही हमारा क्या बढ़ा, सरफेस बढ़ा, तो हम रेत में धंसना क्या हुए, अलग अलग क्षेत्र पे वो फोर्स बढ़ गया, है ना। मतलब ये जो F इज क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। P इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। जैसे ही एरिया बढ़ा तो ये वाला जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसको नापते क्या में है, पास्कल में। इनके जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम ब्लेज पास्कल को सम्मान देने के लिए पास्कल बोलते हैं। और 1 पास्कल बराबर ये जो फोर्स है ये न्यूटन है, और एरिया किससे डिनोट करते हैं, मीटर से, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आपको यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ये तो हो गया आपका प्रेशर। अब प्रेशर फ्लूइड्स में कैसा लगता है, जो फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, ये आपका टॉपिक भी है वर्ग 3 में कि प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो ये कैसा लगता है प्रेशर फ्लूइड्स में, इस पर हम बात करेंगे। तो इस पर बात करेंगे तो जो फ्लूइड होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, है ना, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार,
इन दीवारों पर सारी दिशाओं में जो है क्या लगता है, प्रेशर लगता है। किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा प्रेशर लगता है। इसी से हम आगे चल के बात करते हैं उत्प्लावकता। उत्प्लावकता जो कि है आपका बॉयंसी, और पानी का सरफेस है, ठीक है, कोई पानी का क्या है, सरफेस है, ये बना दिया हमने, ठीक है, समुद्र बना दिया या कुछ भी बना दिया, तालाब है, समुद्र है, नदी है, कोई पानी का सरफेस है। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु तैरती है, कोई डूबती है, ये कैसे निश्चय हो जाता है? तो होता क्या है कि भाई कोई वस्तु है, जैसे ये पानी में अपन ने डाली है, खाली बोतल अपन ने क्या किया, पानी में डाली, खाली बोतल आपके घर में आप पानी में डालिए, वो ऊपर आने की कोशिश करेगी, हमें दबाव महसूस होगा, हमें अपने हाथ पे क्या फोर्स महसूस होगा, जैसे पानी क्या कर रहा हो, फोर्स लगा रहा हो। तो जब ये बोतल या जो कोई वस्तु है पानी में गई, यहाँ से किसने उसको खींचा, अर्थ ने खींचा, धरती ने खींचा, लेकिन ये धरती ने खींचा, उससे ज्यादा इस पर किसने फोर्स लगा दिया, पानी ने लगा दिया, उस पर फोर्स किसने लगा दिया, पानी ने लगा दिया, और इसको कहाँ कर दिया, ऊपर उछाल दिया। इस फोर्स से तो ज्यादा ही लगा होगा, अगर धरती का फोर्स ज्यादा लग जाता तो ये डूबी रह जाती, क्योंकि धरती तो है ही तले में, लेकिन धरती से ज्यादा पानी ने फोर्स कैसा लगा दिया, इस पर फोर्स लगा दिया और इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो ये जो उछालने वाला फोर्स है, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, पानी के द्वारा, पानी या फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड या तरल के द्वारा, किस पर, वस्तु पर, ऊपर की तरफ उछालने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ उछालने वाला फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, उछालने वाला बल, इसको बोलते हैं उत्प्लावकता या बॉयंसी फोर्स। अब इसको बोलते हैं उत्प्लावकता या बॉयंसी फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, बॉयंसी फोर्स और उत्प्लावकता। अब जो आर्किमिडीज हैं उन्होंने क्या बताया कि ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स होगा कितना जिससे ये उछालेगा। तो आर्किमिडीज ने कहा, यहाँ उन्होंने क्या कहा आर्किमिडीज ने, कि भैया ये जो वस्तु है ये पानी का जितना हिस्सा हटाएगी, कोई वस्तु जैसे बोतल हुई वो कितना हटा रही है, कोई बड़ा ड्रम हुआ वो कितना हटा रहे हैं, तो पानी के भार का जितना हिस्सा ये क्या करेगी, विस्थापित करेगी, उतना ही फोर्स कौन सा लगेगा, जो उछालने वाला फोर्स है उस वस्तु पर लगेगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या है, वस्तु पर लगने वाला बल किसके द्वारा, पानी के द्वारा उतना ही होता है जितने वस्तु के भार ने पानी के भार को क्या किया हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं ये सब यूनिट 15 के थे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी।